गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन अ केमिकली रिएक्टिव सिस्टम। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ कंपोनेंट इन अ केमिकली रिएक्टिव सिस्टम। किसी भी ऐसे सिस्टम में जहाँ पर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपस में रिएक्ट होते हैं उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज C इजिकल्स टू S माइनस E प्लस R। S स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द सिस्टम, मतलब जितने नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सिस्टम में प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे टोटल करके किसके बराबर होंगे? S के बराबर होंगे। E प्लस आर यहाँ क्या शो कर रहा है? E प्लस आर यहाँ शो कर रहा है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट केमिकल और फिजिकल रिलेशंस। अब वो कैसे? E स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग द फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम। किसी भी रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम हमारे पास है उसमें टोटल नंबर ऑफ जितने भी फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट कर रही हैं रिएक्शंस, वो सारी की सारी ई के इक्वल होंगी। आर क्या है? नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस फॉर चार्ज न्यूट्रलिटी। अब इसको समझो बेटा, किसी एग्जाम्पल के थ्रू ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो हम पहला एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सोडियम सल्फेट वाटर सिस्टम। सोडियम सल्फेट वाटर सिस्टम में हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालने के लिए तीन तरह से अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। फर्स्ट ये हम अजम्पशन लेके चल सकते हैं। फर्स्ट अजम्पशन हमने ये ले लिया, सपोज ये करो कि फर्स्ट अजम्पशन में कि ना तो सोडियम सल्फेट ना ही वाटर, दोनों में से कोई भी डिसोसिएट नहीं हो रहा है। तो नाइदर सोडियम सल्फेट डिसोसिएट नॉट वाटर डिसोसिएट। तो जब कोई डिसोसिएशन ही नहीं है तो केवल दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे। इसीलिए यहाँ पर जो S की वैल्यू है वो हमारे लिए क्या हो गई? द वैल्यू ऑफ S इजिकल्स टू 2। नेक्स्ट है देयर इज़ नो केमिकल रिएक्शन और इक्विलिब्रियम, क्योंकि जब सोडियम सल्फेट भी डिसोसिएट नहीं हुआ, वाटर भी डिसोसिएट नहीं हुआ, तो कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं हुई। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है तो कहाँ से हम डिसोसिएट अनडिसोसिएट के बीच में इक्विलिब्रियम दिखा सकते हैं? इसीलिए ई की वैल्यू यहाँ क्या हो गई? 0 हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, क्योंकि ना कोई डिसोसिएशन हुआ तो आयंस ही नहीं बने। जब आयंस ही नहीं बने तो आर की वैल्यू यहाँ क्या हो गई? 0 हो गई। इसीलिए यहाँ पर जो C की वैल्यू हो गई हमारे पास वो क्या हो गई? C इजिकल्स टू S माइनस E माइनस R, यानी कि C इजिकल्स टू 2। और सिस्टम कैसा हो गया हमारे पास? हमारे पास ये सिस्टम हो गया 2 कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट हम अजम्पशन लेके चल सकते हैं, अज्यूमिंग द कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ सोडियम सल्फेट ओनली। केवल सोडियम सल्फेट का डिसोसिएशन हो रहा है। तो अगर सोडियम सल्फेट का डिसोसिएशन हो रहा है तो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए वो कितने हो गए? एक हो गया हमारे पास सोडियम आयन, दूसरा हो गया हमारे पास सल्फेट आयन, और तीसरा हो गया हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल। अब क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है तो इसीलिए अनडिसोसिएट और डिसोसिएट के बीच में कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि हम कह रहे हैं कंप्लीट डिसोसिएशन। इसीलिए ई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई? 0 हो गई। अब रेस्ट्रिक्शंस कितनी हो गई? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है सिस्टम में उतना ही क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो इसीलिए एक रेस्ट्रिक्शन लग गई तो आर की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? S माइनस ई माइनस आर फॉर्मूले में रखेंगे तो 3 माइनस 0 माइनस 1 इजकल्स टू 2। तो सिस्टम यहाँ पर अगेन कैसा हो गया? सिस्टम बिकम्स 2 कंपोनेंट सिस्टम। थर्ड टाइप ऑफ अजम्पशन हम ये लेके चलते हैं कि दोनों का डिसोसिएशन हो गया। सोडियम सल्फेट भी डिसोसिएट हो रहा है और वाटर भी डिसोसिएट हो रहा है। तो ऐसे में S की वैल्यू क्या हो जाएगी? S की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी हो गई? S की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 6। क्यों 6 हो जाएगी? क्योंकि एक तो हमारे पास सोडियम सल्फेट डिसोसिएट हुआ, एक जो डिसोसिएट होकर क्या देगा? सोडियम आयन और सल्फेट आयन। दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है हमारे पास जो डिसोसिएट होकर क्या दे रहे हैं? H आयन और OH आयन। तीसरा हम ये क्या कर रहे हैं? डिसोसिएशन हो रहा है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। तो डिसोसिएशन हो रहा है यानी कि डिसोसिएट और अनडिसोसिएट के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन भी होगा। तो दो तरह की इक्विलिब्रियम रिएक्शंस होंगी। एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन तो हमारे पास किसी वजह से हो गई, डिसोसिएट और अनडिसोसिएट सोडियम सल्फेट मॉलिक्यूल्स के बीच में, और दूसरी हो गई हमारे पास वाटर के डिसोसिएशन की वजह से। तो दो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस इन्वॉल्व हो गई तो ई की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। अब जहाँ तक बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बात करें तो हमारे पास जो रेस्ट्रिक्शंस है वो भी 2 हो गई। पहली रेस्ट्रिक्शन
जो कैटायन हमें सोडियम सल्फेट से मिल रहे हैं, जो एनायन सोडियम सल्फेट से मिल रहे हैं, वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रिकली एक दूसरे को क्या करने चाहिए, बैलेंस करने चाहिए। पहली कंडीशन ये है। दूसरी, एच आयन और ओ एच आयन भी आपस में जो है चार्ज को बैलेंस रख सके। दूसरी रेस्ट्रिक्शन ये हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू हो गई, एस की 6 हो गई, ई की 2 हो गई, और आर की वैल्यू क्या हो गई, आर की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 2। और ऐसे में जो सी की वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितनी हो जाएगी, 6 - 2 यानी कि ये सिस्टम कैसा हो गया, ये सिस्टम हमारे पास हो गया 2 कंपोनेंट सिस्टम। तो इस तरह से हम 3 तरह के असम्पशंस लेकर इसको हम 3 तरीके से सोडियम सल्फेट वाटर सिस्टम को समझ सकते हैं। दूसरा एक और एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे। ये एग्जाम्पल है हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और वाटर सिस्टम का एग्जाम्पल। पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, वाटर सिस्टम के एग्जाम्पल में हम देखें तो फिर हम 2 तरह के अलग अलग एजम्पशंस लेके चल सकते हैं। पहला एजम्पशन में हम यही ले लेते हैं कि किसी का भी डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। जब कुछ भी डिसोसिएट नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास हैं सिस्टम में वो कितने होंगे, 5 होंगे। क्यों होंगे 5? KCl है, NaBr है, वाटर है। लेकिन क्योंकि हम ये लेके चल रहे हैं कि जो केमिकल स्पीशीज़ हैं वो आपस में रिएक्टिव हो रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो KCl है वो किसके साथ रिएक्ट होगा, KCl प्लस NaBr, ये दोनों रिएक्ट होके क्या बनाएंगे, KBr प्लस NaCl। तो इस तरह से 1 2 3 4 तो ये हो गई हमारे पर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे पास क्या हो गया, वाटर। तो टोटल एस की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या हो गई, एस की वैल्यू हमारे पास हो गई 5। ठीक है। अब ई की वैल्यू कितनी इक्विलिब्रियम रिएक्शंस है, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है जो आपस में रिएक्शन हुई है KCl और NaBr की। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम रिएक्शन भी कैसी, एक इन्वॉल्व हो गई। और आर की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे आयन फॉर्मेशन नहीं हो रही है, क्योंकि डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, तो आर की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, S - E - R से 5 - 1 - 0। ये सिस्टम हमारे पास कैसा हो गया, 4 कंपोनेंट सिस्टम हो गया। किस कंडीशन में, जब हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि कोई डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हम लेके चलते हैं एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ KCl, NaBr, KBr, NaCl, वाटर। इन सब का कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। अगर कंप्लीट डिसोसिएशन की हम बात करते हैं, या इसको कंप्लीट डिसोसिएशन मत बोलो बेटा, कंप्लीट नहीं बोलो, केवल डिसोसिएशन बोलो, क्योंकि अगर हम कंप्लीट बोल देंगे तो यहाँ पर जो इन्होंने ये इक्विलिब्रियम रिएक्शंस दिखाई हैं, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन नहीं आनी चाहिए। कंप्लीट डिसोसिएशन में कभी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन नहीं आती। तो इसीलिए जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना हमारे पास कंप्लीट वर्ड, ये बुक में गलत छपा हुआ है, आप इसको हटा दीजिएगा। एज्यूमिंग डिसोसिएशन ऑफ KCl, NaBr, KBr, NaCl और वाटर। तो ऐसे में जब हम सबका डिसोसिएशन करेंगे तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 11 हो जाएंगी। कैसे 11 हो जाएंगी, एक बार KCl के डिसोसिएशन की वजह से, ठीक है, दूसरी बार NaBr के डिसोसिएशन की वजह से, तीसरी बार हमारे पास किसके डिसोसिएशन की वजह से हो रहा है, KCl से भी मिल गया, NaBr से भी मिल गया। तीसरा, हम डिसोसिएशन की बात ना करें, KBr का मॉलिक्यूल है, फिर NaCl का मॉलिक्यूल है, फिर वाटर का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर इसकी वजह से हमारे पास कितने आ गए, 3। इसकी वजह से हमारे पास कितने हैं, 3 6। उसके बाद ये हमारे पास 7 है, ये हमारे पास 8 है, और ये हमारे पास 10। और इसमें भी हमारे पास को मिल रहे हैं H आयन और OH आयन, तो ये हमारे पास हो गया 11। तो टोटल जो S की वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो गई, 11 हो गई। अब इक्विलिब्रियम रिएक्शन की बात करें तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन हमारे पास कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 इक्विलिब्रियम रिएक्शंस होंगी, क्योंकि हमारे पास कितनी स्पीशीज़ हैं यहाँ पे, डिसोसिएट अनडिसोसिएट KCl होगा, डिसोसिएट अनडिसोसिएट NaBr होगा, डिसोसिएट अनडिसोसिएट KBr होगा, डिसोसिएट अनडिसोसिएट NaCl और वाटर। इस तरह से हमारे पास 5 इक्विलिब्रियम रिएक्शंस इन्वॉल्व हो गई। तो ई की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। अब जहाँ तक हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्शंस की, तो रेस्ट्रिक्शंस की अगर हम बात करें तो 2 रेस्ट्रिक्शन है। पहली रेस्ट्रिक्शन तो वाटर मॉलिक्यूल की वजह से है कि H आयन मस्ट बी इक्वल्स टू OH आयन होने चाहिए। दूसरी रेस्ट्रिक्शन हमारे पास KCl, NaBr, KBr, NaCl की वजह से है। जब KCl की वजह से जो हमें आयन मिले तो टोटल नंबर ऑफ कैटायन मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ एनायन। ठीक है,
तो हमारे पास दो तरह की रेस्ट्रिक्शन हो गई और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 माइनस 5 माइनस 2 इजकल्स टू 4। तो ये हमारे पास सिस्टम कैसा हो गया 4 कंपोनेंट सिस्टम हो गया। ठीक है, उसके बाद इसी में हम एक और चीज़ ले सकते हैं कि अज्यूम कर लें कि KCl और NaBr जो है वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हैं। अगर KCl और NaBr दोनों हमारे पास इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हैं तो ऐसे में एक रेस्ट्रिक्शन और बढ़ जाती है। अभी जब हम यहाँ पर पढ़ रहे थे तो हम यहाँ पर हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि इक्वल अमाउंट है, लेकिन अगर हम दूसरी चीज़ लेके चलें कि भाई ये दोनों हमारे पास इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हैं, तो ऐसी कंडीशन में कि हम कहते हैं कि बोथ आर प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट, तो वन मोर रेस्ट्रिक्शन इंक्लूड हो जाती है। वो क्या इंक्लूड हो जाती है कि अगर ये इक्वल अमाउंट में है तो जितने आयंस सोडियम की हमें NaBr से मिल रहे हैं उतने ही आयन पोटेशियम के हमें KCl से मिलने चाहिए। तो सोडियम और पोटेशियम आयन इक्वल होने चाहिए, इसी तरह से Br और Cl आयन इक्वल होने चाहिए। तो ये एक और रेस्ट्रिक्शन हमारे लिए बढ़ गई, वन मोर रेस्ट्रिक्शन हो गई। और तीसरी हमारे पास हो गई H आयन और OH आयन इक्वल होने चाहिए। अब की बार हम ये नहीं करें कि टोटल कैटायन मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल एनायन, अब की बार हम ये कह रहे हैं कि कैटायन फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंट मस्ट बी इक्वल्स टू कैटायन फ्रॉम अनदर कॉन्स्टिट्यूएंट। इसी तरह से एनायन फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंट मस्ट बी इक्वल्स टू एनायन फ्रॉम अनदर कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इस तरह से हम रेस्ट्रिक्शंस को कैलकुलेट करेंगे। तो अब की बार कंपोनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 11 माइनस 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 3। तो इस बार हमारे पास ये सिस्टम कैसा हो गया 3 कंपोनेंट सिस्टम हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं KCl NaCl और वाटर सिस्टम का। उसमें अब हम फिर दोबारा वही देखेंगे। फर्स्ट एजम्पशन हम यही लगा लेते हैं। फर्स्ट एजम्पशन हमारे पास है कि कोई डिसोसिएशन नहीं हो रहा। ऐसे में S की वैल्यू 3, E की वैल्यू 0, R की वैल्यू 0 और कंपोनेंट कितने हो गए हमारे पास 3 कंपोनेंट सिस्टम हो गया। सेकंड हम ये लगा लेते हैं कि एज्यूमिंग द डिसोसिएशन ऑफ KCl NaCl एंड वाटर। कंप्लीट वर्ड यहाँ भी हम यूज़ नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि अगर हमने कंप्लीट वर्ड यूज़ कर लिया ना तो ये जो हमारे को दिखा रखी है इक्विलिब्रियम रिएक्शंस, ये कभी भी हम शो नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ कंप्लीट डिसोसिएशन होता है वहाँ कभी भी इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता। हम इक्विलिब्रियम का साइन लगा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे को अनडिसोसिएट मॉलिक्यूल तो बचेंगे नहीं, तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन कहाँ से शो हो जाएगी। इसीलिए ये वर्ड जो है वो बुक में गलत छपा हुआ है। तो अज्यूमिंग डिसोसिएशन ऑफ KCl NaCl एंड वाटर, तो डिसोसिएशन होने पर हमने क्या करेंगे, अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो हमारे पास जो वैल्यू है किसकी भला केमिकल कांस्टेंट की, तो 3 तो KCl की वजह से हो गए, 3 NaCl की वजह से हो गए, और यहाँ पर कितने हो गए सॉरी 3 नहीं होंगे NaCl की वजह से ना, KCl की वजह से 3, NaCl में Cl तो ऑलरेडी हमें मिल ही चुका है, तो यहाँ पर वैल्यू हो गई केवल 2, एक NaCl दूसरा सोडियम आयन, और यहाँ पर एक वाटर है और H आयन OH आयन। तो इस तरह से जो वैल्यू है 9 में से 1 कम कर दें 8 हो जाएंगे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। इक्विलिब्रियम रिएक्शन कितनी हो जाएंगी, इक्विलिब्रियम रिएक्शंस हमारे पास 3 हो जाएंगी। कैसे कैसे 3 हो जाएंगी, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन हमारे पास ये वाली है जिसमें हमारे पास जो है KCl और डिसोसिएट और अनडिसोसिएट के बीच में, NaCl डिसोसिएट अनडिसोसिएट के बीच में, वाटर डिसोसिएट अनडिसोसिएट, तो 3 इक्विलिब्रियम रिएक्शंस हो गई। अब जहाँ तक रेस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं, 2 रेस्ट्रिक्शन होगी, एक H आयन मस्ट बी इक्वल्स टू OH आयन और दूसरी टोटल नंबर ऑफ कैटायन मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ एनायन। तो 2 रेस्ट्रिक्शन हमारे पास लग गई, और अब इस बार हमारे पास जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो गए वो कितने हो गए 8 माइनस 3 माइनस 2, यानी कि सिस्टम हो गया 3 कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद अब इसी में भी हम दूसरा वही लगा सकते हैं, एज्यूमिंग दैट द टोटल नंबर ऑफ KCl मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ NaCl। दोनों इक्विमोलर अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर दोनों इक्विमोलर अमाउंट में प्रेजेंट है तो रेस्ट्रिक्शन हमारे पास एक बढ़ जाती है, क्या, टोटल कैटायन फ्रॉम सोडियम सल्फाइड क्लोराइड की वजह से टोटल नंबर ऑफ जो कैटायन मिल रहे हैं, सोडियम क्लोराइड की वजह से टोटल नंबर ऑफ कैटायन जो मिल रहे हैं, और पोटेशियम क्लोराइड की वजह से टोटल नंबर ऑफ कैटायन मिल रहे हैं, वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसी तरह से हमारे पास और एक H आयन मस्ट बी इक्वल्स टू OH आयन होनी चाहिए, और एक रेस्ट्रिक्शन हमारे पास थी ही कि टोटल नंबर ऑफ कैटायन मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ एनायन। तो इस तरह से 3 रेस्ट्रिक्शन हो गई। 3 रेस्ट्रिक्शन होने पर अब ये सिस्टम हमारे पास 2 कंपोनेंट सिस्टम बन जाता है। तो बेटा इस तरह से कैलकुलेट करने की कोशिश करो, प्रॉब्लम्स लो,
बुक के पीछे एक्सरसाइज भी मिल जाएंगी। आप फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ गिवन सिस्टम। वो सारी प्रॉब्लम्स को जब आप अपने हाथ से करोगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। फॉर्मूला सीधा सिंपल सा है, सी इजकल्स टू एस माइनस ई माइनस आर। इससे आप इसको करो, ठीक है। थैंक यू बेटा।